Okay, student, how are you all? So once again, डॉक्टर सऊद मलिक आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ जो आपके प्रीवियस चैप्टर के कंटिन्यूशन में पार्ट 3 के रूप में लेकर आया हूं. दिस इज अबाउट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस पार्ट 3. As we were discussing about it, that chapter was basically based on the curriculum of the NEET and grade 12 students, and all board student can get benefits out of it. This is really a fantastic part of this chapter because we are going to cover some important diseases in it. So let's start with that particular chapter. So before starting that, let me tell you that if I'm producing any particular lesson in the important small sections, so it is advisable if you will revise them before starting the next part of that particular series. Surely you will get more benefits. बिकॉज हम उस प्रीवियस चैप्टर के रुके हुए जो पिछले प्रीवियस पार्ट्स रहे हैं उन पार्ट्स को यहाँ रिवाइज नहीं कर सकते हैं बिकॉज कंटेंट लेंथ विल बी मोर एंड हम जिस पर्टिकुलर सेक्शन को फोकस कर रहे हैं उसको हम मिस कर देंगे. तो चलिए चलते हैं एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर की तरफ. कुछ इम्पॉर्टेंट आज कम से कम 2 डिजीजेस इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं. द फर्स्ट डिजीज वी आर गोइंग टू कवर इज द pneumonia. And sorry, this is the typhoid. The first one is the typhoid. All right. So, students, let's start with this particular disease. As I told you in the previous chapter, diseases are of many kinds. Basically, हम उनको अलग अलग पोर्शंस में अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर दें ऑन द बेसिस ऑफ द कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स. तो हम सबसे पहले यहाँ पर कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस की बात के साथ आगे बढ़ रहे हैं. तो टाइफाइड इज वन ऑफ देम एंड इस डिजीज का सबसे कॉमन नाम एंट्रिक फीवर, इस नाम से इसको बहुत ही कॉमनली जाना जाता है बिकॉज जो हमारा सफरिंग ऑर्गन है बॉडी का वो इंटेस्टाइन है. इंटेस्टाइन के लिए बायोलॉजिकल टर्म एंट्रिक इस्तेमाल किया जाता है. सो एज यू कैन सी हियर इट्स ए कॉमन डिजीज caused by a bacilli salmonella typhi. स्टूडेंट आप लोगों को याद होगा जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, बेसिलाई एक रॉड शेप बैक्टीरिया का नाम होता है. ये बैक्टीरियाज रॉड के शेप में मौजूद होते हैं. तो साल्मोनेला टाइफी इज वन ऑफ देम. इट इज अ पैथोलॉजिकल बैक्टीरिया ह्यूमन बीइंग के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट चीजों से सोर्स कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल मिल्क इज अ वेरी कॉमन सोर्स ऑफ इट, राइट. एग्स आर वेरी कॉमन सोर्स ऑफ इट and meat is also the source of it. Beside that, many other sources are there जहां से ये बैक्टीरिया हम लोगों को मिल सकता है. सो स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी भी समय जब किस बीमारियों के डिस्कशन करें तो आप इसको जरूर समझें कि भी इनका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो क्या है. कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के बारे में पता होना काफी ज्यादा जरूरी होता है, राइट. आई होप आप लोगों को ये सारी सिचुएशंस समझ में आती होंगी जो मैंने अभी बताई हैं. और सारी कंडीशन, किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज को समझने से पहले आप उसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म को समझने की जरूर कोशिश कीजिए, राइट. सो लेट्स मूव. और इस डिजीज के बारे में अगला डिस्कशन जो हम करेंगे वो यही है कि कॉज बाय द बेसिलाई साल्मोनेला टाइफी. सो हाउ दिस विल गेट इनटू द बॉडी. वेरी कॉमन ह्यूमन इंटेस्टाइन का बैक्टीरिया है, यहाँ पाया जाता है. और दुनिया में लगभग 3 मिलियन सफरर हमारे पास हैं लगभग हर साल जो इस बीमारी से सफर करते हैं. सो द मेन इंपॉर्टेंट सोर्सेज आर बेसिकली टू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. ये काफी काफी आसानी के साथ एक इंसान से दूसरे इंसान तक इन्फेक्शन को पानी और खाने के साथ पहुंचा सकते हैं. ओरोफिकल ट्रांसमिशन, लेट मी क्लियर दैट. ओरोफिकल इज व्हाट, किसी भी तरीके से अगर एक पेशेंट का फीकल मैटर, आई मीन स्टूल, किसी भी तरीके से उसके खाने और पीने की चीजों के साथ एक्सपोज करता है तो वह आसानी के साथ इस बीमारी का शिकार हो सकता है. तो ओरोफिकल रूट हमेशा हम वहां इस्तेमाल करते हैं जहां पर हमारे फीकल मैटर का जो इंटरेक्शन है या फीकल मैटर का जो हमारा इंटरेक्शन है वो किसी तरीके से माउथ के साथ हो जाए. दैट इज नोन एज द ओरोफिकल, राइट. सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज दैट.
इंक्यूबेशन पीरियड, एज यू नो वेल, ये बीमारी की वो समय है जितने भी समय तक, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, बीमारी अपियर नहीं होती है, सिम्टम्स नहीं आते हैं, वो बॉडी के अंदर अपना लोड बढ़ा रहे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देन इट कैन कॉज डिजीज। फॉर एग्जांपल 1 to 3 वीक्स का इसका टाइम है, एवरेज 2 हफ्ता होता है, 2 हफ्ते के अंदर ज्यादातर इसके सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, राइट। सो फर्स्ट पार्ट में मैंने ये जो आपको बताया इसको जरूर नोट डाउन करें, ये काफी इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर डिजीज के डिस्कशन के समय, आपको ये जरूर पता रहना चाहिए, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स मूव टू द अदर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। टाइफॉइड के बारे में अगर इतना आप जानते हैं तो आप जरूर जानना चाहेंगे इसके सिम्टम्स क्या है स्टूडेंट्स। As you can see here, symptoms of the typhoid very simple. किसी भी ज्यादातर इन्फेक्शन का एक सबसे कॉमन सिम्टम्स फीवर, दैट इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, राइट। फीवर बेसिकली ह्यूमन बॉडी का एक इम्यूनिटी रिस्पॉन्स है जिसमें बॉडी किसी तरीके से अपने आप को प्रोटेक्टेड रखने की कोशिश करती है। ग्रेजुअली डिक्रीजेस इन फीवर होने लगता है मोस्टली, लेकिन कभी भी नॉर्मल टेम्परेचर को टच नहीं करेगा जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। इस फीवर का एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, that will mostly not touch the level of normal human body temperature. Headache, body ache, very common symptoms. Extreme weakness because intestine की सब absorptive power loss हो जाती है। Ultimately पेशेंट जितना भी कुछ खाना खा रहा होता है वो सब कुछ उसको न्यूट्रिशन के रूप में नहीं मिल रहा होता है। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेट में गड़बड़ी, पेट में दर्द होना, डाइजेशन में प्रॉब्लम होना, वोमिटिंग का सेंसेशन लगना, यानी पेशेंट के कंप्लेंट्स हैं कि पेट में काफी गड़बड़ी लग रही है। राइस वाटर स्टूल, अ वेरी स्पेसिफिक सिम्टम जो अधिकतर पेशेंट में देखा जाता है। जो स्टूल की टाइप है वो काफी बिल्कुल जैसे हमारे चावल के मांड का जो कलर होता है, दैट इज अ वेरी वेरी वाइट कलर ऑफ द थिंग। तो उस टाइप का जो सिम्टम्स है वो आपको नजर आएंगे स्टूल के अंदर, उसी टाइप के सिम्टम्स नजर आएंगे। लिवर एंड स्प्लीन एनलार्जमेंट हो जाता है बिकॉज इन्फेक्शन कैरी करता है और वो आसपास के ऑर्गन्स को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम में डालता है। कंफर्मेटरी लैब टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द विडाल टेस्ट। पेशेंट का ब्लड सैंपल आप लेबोरेटरी में पहुंचाते हैं और वहां के थ्रू इसको कंप्लीट कर लिया जाता है। सो दैट इज ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम इस बीमारी का पता, इसकी डायग्नोसिस किस तरीके से करेंगे स्टूडेंट्स, आपको शायद ये जरूर समझ में आया होगा। So let me take you on these all slides first of all, जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कशन किया है उनके स्लाइड्स आपके सामने मौजूद हैं। तो constant fever is one of them, gradually decrease in the fever but mostly do not come to the normal level, आप जरूर नोट डाउन कर लें। हेडेक होता है पेशेंट को, बॉडी एक के सिम्टम्स होते हैं। एक्सट्रीम वीकनेस इज वन ऑफ द मेजर कैरेक्टरिस्टिक, major symptoms: rice water stool, liver and spleen enlargement, and as you can see Vidal test एक important test है आपके सामने जिसके थ्रू आप कंफर्मेशन करते हैं पेशेंट इज सफरिंग विद दिस डिजीज और नॉट। आई होप आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। प्रिवेंशन के नाम पर हमारे पास ज्यादा कुछ चीजें नहीं है, हमको पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन का सबसे बड़ा ख्याल रखना चाहिए। as you know that prevention is better than cure, so this is very important कि हम प्रिवेंटिव मेजर सारे लें, हाइजीन का ख्याल रखें और इन बीमारियों से आसानी के साथ बचा जा सकता है, राइट। सो treatment, as you know student, these are the infections, so mostly treatment based on the antibiotics, right। antibiotics are very important for that, एंटीबायोटिक्स के द्वारा इनको ट्रीटमेंट किया जाता है। अधिकतर अधिकतर पेशेंट के साथ एंटीबायोटिक का एक शेड्यूल कोर्स डिजाइन रहता है और वो जब रिस्पांस देता है तब जाकर वो ठीक होना शुरू होते हैं। तो आप याद रखें एंटीबायोटिक्स आर दी चॉइस एंड वेरी कॉमन एंटीबायोटिक्स लाइक chloramphenicol and other drugs we can use over here, right? So that is basically not the content which is related to the syllabus कि आपको एंटीबायोटिक कौन से देने हैं, लेकिन जब डिस्कशन है तो इसमें जरूर इस बारे में बात कर लेनी चाहिए थोड़ा। और मेडिकल ट्रीटमेंट हमेशा डॉक्टर की एडवाइस के साथ ही लें, इसलिए सेल्फ मेडिकेशन इज नॉट एडवाइजेबल। ऑलराइट, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। आई होप आप लोगों को ये जरूर समझ में आया होगा
जो मैंने अभी आपको क्लियर किया है, राइट? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, एंड that is the pneumonia. This is the second disorder which we will discuss together. आपके टाइफाइड के बाद निमोनिया की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एज यू ऑल कैन सी हियर, इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैरेन्काइमा ऑफ द लंग. सब लोग जानते हैं लंग्स की स्ट्रक्चर में पैरेन्काइमा हमारी इनर मोस्ट लाइनिंग से रिलेटेड टिश्यूज लेयर है. ये इनर मोस्ट लाइनिंग हमारी इनर मोस्ट सरफेस ऑफ द लंग्स. And pneumonia is a common type of infection affecting the lung tissues, basically parenchyma. क्योंकि जो भी हमारे जर्म्स हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो इजीली पैरेन्काइमा तक पहुंच जाते हैं. एंड इन न्यूमोनिया जो एयर सैक्स हैं स्टूडेंट्स, एल्वियोलाई, द स्मॉल यूनिट्स ऑफ आवर लंग्स. सब लोग जानते हैं हमारे लंग्स एक स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होते हैं. हर एक लंग में कई मिलियन ऑफ द एयर सैक्स मौजूद होते हैं. इन एयर सैक्स में एयर का आना और जाना दोनों प्रोसेस पॉसिबल होती हैं. और हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, वो ब्लड वेसल्स यहीं से एक्सचेंज ऑफ द गैस कर पाती हैं. सो दीज आर दी बेसिकली एयर सैक्स जहां से हमारे ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज पॉसिबल होता है. सो इनकी जब अंदर जब स्वेलिंग आती है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो इनर मोस्ट लाइनिंग होती है दैट इज नोन एज द पैरेन्काइमा, इट गॉट इन्फ्लेम्ड. और इसके इन्फ्लेम होने का रिजल्ट होता है कि एक्सचेंज ऑफ द गैसेस खत्म हो जाता है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन्फ्लेमेटरी सेल्स सब यहाँ पर काफी जमा हो जाते हैं. और आपको पता है इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट, इन्फ्लेमेशन में बनने वाला जो फ्लूइड है वो काफी सारा इन्हीं एल्वियोलाई के अंदर फिल होना शुरू हो जाता है. इस फिलिंग का रिजल्ट होता है कंसोलिडेशन. वेरी वेरी less space will left over here for the exchange of the gases. So microorganism or inflammatory cells leading to poor lung function with features of the cough, right? Cough is a very common feature of this disease. And fever, as I told you, for fever is one of the most commonest feature, most common feature out of these problems. And shortness of the breath, काफी ज्यादा कमी महसूस होती है सांस लेने में. न्यूमोनिया कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, रिमेंबर दैट, एंड पर्टिकुलरली इन फ्रेल एल्डरली पेशेंट्स जितने भी होते हैं हु आर इम्यूनोसप्रेस्ड. फॉर एग्जांपल किसी इंसान के साथ किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, ये लोग इम्यूनोसप्रेस्ड होते हैं कि ऑलरेडी इन लोगों को ऐसी दवाइयों पर रखा जाता है कि इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स सबसाइड रहे. तो ये लोग काफी ज्यादा सेंसिटिव हैं. इम्यूनिटी सप्रेस करने का एक डिसएडवांटेज है कि जो अपॉर्चुनिस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इजीली अटैक कर सकते हैं. और जितने भी अपॉर्चुनिस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जब उनका एक इजी अटैक होता है तो उसके बाद डिजीज की सीवियरिटी बहुत ज्यादा हो सकती है. सो मोस्टली ये लोग जो इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स पर होते हैं या कुछ ऐसी दवाइयों के ऊपर होते हैं, वो काफी ज्यादा एग्रेसिव फॉर्म में इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं. ऑलराइट, तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा. नाउ इफ यू विल सी, इस बीमारी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट एटियोलॉजी. एटियोलॉजी स्टूडेंट्स, इट्स एन आर्ट, इट्स अ नॉलेज ऑफ द कॉज. ओके, तो जब आप कॉज के बारे में जानते हैं तो उसको आप एटियोलॉजी के नाम से जानते हैं. तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द न्यूमोनिया इज इन्फेक्शन, एज आई टोल्ड यू. ज्यादातर लोगों के अंदर ये इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो सकता है, ये इन्फेक्शन वायरसेस के द्वारा भी हो सकता है, फंगाई भी इसका कॉज हो सकती हैं, एंड मेनी पैरासाइट्स भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं. तो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की आपके पास न्यूमोनिया में एक लंबी लिस्ट है, लेकिन जो सबसे कॉमन है वो बैक्टीरिया है. Bacteria is one of the most common cause amongst them, and by three routes it can enter into the human body. That is inhalation. They may enter into the body by inhalation, सांस लेने से किसी तरीके से ये अंदर पहुंच सकते हैं. Aspiration, ये पेशेंट के साथ एस्पिरेशन हो जाए, किसी दूसरी ऑर्गन से फ्लूइड्स निकल कर आए और लंग्स तक पहुंच जाएं. एंड हेमेटोजेनस मींस ड्यू टू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्लड एक्सचेंज. तो ये जितने भी मैंने आपको बॉक्स में देख सकते हैं आप पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का लिस्ट है, जिसमें स्टेप्टोकोकस न्यूमोनी, इट इज अ मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया फॉर दिस डिजीज. बिसाइड दैट हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ये भी काफी ज्यादा कॉमन है, एंड मेरेक्सेला कैटरेलिस, दैट इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन बैक्टीरिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. Remember that these infections may result in both
pulmonary and extrapulmonary symptoms. Student, let me clear you that pulmonary means related to the lungs. ऐसे कुछ symptoms जिनका संबंध lungs से हो, related to lungs. और आप सभी लोग जानते हैं जैसे कि coughing is related to the lungs. Breathing में problem है, that is also related to the lungs. Beside that, some extra pulmonary symptoms also there. For example, which are not related to the lungs, like a patient is complaining about the weakness, he is complaining about the fever and other things, जिनका संबंध lungs से नहीं है, ठीक है ना? तो diagnosis often involves demonstrating acute consolidation on a chest radiograph. Remember that. इसका सबसे पहला आपके पास जो डायग्नोस्टिक टूल है वो एक्सरे है। एक एक्सरे के थ्रू आपको कंसोलिडेशन साइन नजर आएंगे, फेफड़ों में पैदा होने वाली जो हार्डनेस फिलिंग स्पॉट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म की टेस्टिंग करने के बाद आप इसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है। कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट जैसे टेस्ट करके आप ये भी कंफर्म कर सकते हैं कि भाई इसके लिए कौन सी एक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक हम प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दैट इज अ वेरी वेरी कॉमन डिजीज जो इंसानों के अंदर पाई जाती है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग रिलेटेड टू इट, एंड दैट इज द symptoms of the pneumonia, जो अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट्स। एज यू कैन सी हियर देयर आर मेनी सिम्टम्स, आउट ऑफ देम द मोस्ट कॉमन इज द फीवर। और फीवर होना एक ऑब्वियस चीज है, बिकॉज फीवर किसी भी इंफेक्शन की एक प्राइमरी सिम्टम्स के रूप में नजर आता है। अगर आपकी बॉडी में किसी की बॉडी में इंफेक्शंस मौजूद हैं तो फीवर उनका एक परफेक्ट पैरामीटर है जो हमें इन्फेक्शन के बारे में जानकारी देता है। मैलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनईजीनेस, मैलेज मींस अनईजीनेस। एक पेशेंट में ईज खत्म हो गया, वो अच्छे से सो नहीं पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा है, घबराहट है, उसका वर्ड होता है कॉमन घबराहट के साथ। प्लूराइटिक पेन मींस सम पेन रिलेटेड टू द लंग्स, ऐसा दर्द जो लंग्स से रिलेटेड हो। और इस टाइप के दर्द को आप इनहेलेशन और एक्सेलेशन पर महसूस कर सकते हैं। ये दोनों ही स्टेप ब्रीदिंग के स्टेप होते हैं, सांस अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना। उस समय आपको यह महसूस हो सकता है। कफ काफी ज्यादा स्पूटम के साथ जो कि पुरुलेंट हो सकता है, जिसके अंदर फाउल स्मेल भी हो सकती है, उसके अंदर कोई स्टेन हो सकता है, येलोइश कलर का हो सकता है, एंड डिस्निया, ब्रीथ करते में काफी प्रॉब्लम। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सिम्टम्स मैंने आपको डिस्कस किए हैं, ये इसके सबसे खास सिम्टम्स होते हैं जिनके द्वारा आप इनको पहचान सकते हैं। याद रखें, इन सिम्टम्स के अलावा और भी काफी सारे सिम्टम्स, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ द सिस्टम आई एम सॉरी सिम्टम्स विच आर रिलेटेड टू द कोर्स ऑफ द डिजीज, राइट। तो इसलिए आपको ये देखना पड़ेगा कि पेशेंट की कितनी क्रोनिसिटी है, क्या उसकी इम्यूनिटी है, उसके हिसाब से ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि उसके सिम्टम्स किस लेवल के हो सकते हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, बिसाइड दैट अगर सिम्टम्स हैं तो जाहिर बात है सिम्टम्स के दो टाइप होते हैं नॉर्मली। कुछ सिम्टम्स ऐसे होंगे स्टूडेंट्स जिनको पेशेंट आपको अपनी लैंग्वेज में बता देगा। कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जिनको डॉक्टर को एग्जामिन करने के बाद ही आइडिया होता है, और ऐसे सिम्टम्स को हम सब्जेक्टिव सिम्टम्स की और ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स की कैटेगरी में रखते हैं। बट आउट ऑफ देम ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप पेशेंट की जो कही गई बातें हैं उनको ज्यादा फोकस करें, बिकॉज वो उसकी सबसे बड़ी अनईजीनेस का रीजन होता है। तो सिम्टम्स में बेसिकली यही सिम्टम्स हमको फोकस करने हैं। इसके अलावा साइन हमारी मेडिकल नॉलेज के ऊपर डिपेंड करते हैं, बॉडी में आने वाले कुछ ऐसे चेंजेस जिनके थ्रू आपको बीमारी के बारे में थोड़ा सा आइडिया होता है कि वो बीमारी क्या हो सकती है। ऑलराइट, सो द I will take you to the next slide, and all right, so this slide is basically giving you the detail about the prevention, okay, how to prevent that pneumonia and other things. तो स्टूडेंट ध्यान रखें आप, प्रिवेंशन निमोनिया का काफी हद तक डिपेंड करता है पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल, पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन, ऑलराइट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डिजीज का ट्रांसमिशन आसानी से नहीं होने दिया जाए। इसके अलावा जो पेशेंट्स हैं
उसका आइसोलेशन करना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज बाय आइसोलेटिंग द पेशेंट आप डिजीज का स्प्रेड, जैसे कोविड के टाइम पर हम लोगों ने सबने किया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप पेशेंट aside, beside those people who are healthy and living good and they do not have any symptoms of this disease, ये भी काफी जरूरी है. And proper hospitalization, this is very important. एक पेशेंट को एक अच्छे हॉस्पिटल के साथ ही जोड़ना अच्छा है. Proper hospitalization and then finally proper medication. पेशेंट के लिए टेस्ट किए जाएं और मेडिकेशंस पे डाला जाए. So that's all in the today's lesson. I hope आप लोगों को ये काफी क्लियर हुआ होगा. अब मैं आप लोगों को ये जरूर बता देना चाहूंगा, जो बचे हुए पार्ट के इस पर्टिकुलर लेसन से रिलेटेड हैं, वो जल्द से जल्द अपलोड्स होंगे और आपको मिलते रहेंगे. तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट. Keep studying hard and be focused towards your studies. Thank you so much. Please subscribe and forward and share with many people if it is possible. Thanks a lot.